ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया नमस्ते भारत का। शुरुआत करते हैं। दादर और नागर हवेली में भीषण आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इंडस्ट्रियल इलाके में लगी इतनी भीषण आग कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कई घंटों जूझना पड़ा। आग पर एक साथ गिरती पानी की कई तेज और ऊंची धारें भी भीषण आग के सामने बौनी साबित हो रही थी। फैक्ट्री में सब कुछ आग की लपटों से घिरा हुआ था। बचे इलाके को तेजी से फैलती आग अपने चपेट में लेती जा रही थी। जिधर देखिए उधर सिर्फ आग की ऊंची लपटें थी। लपटों के बीच में बिल्डिंग कहीं गायब सी हो गई थी और हर खिड़की दरवाजे से आग के शोले निकल रहे थे। पूरी फैक्ट्री जल रही थी। एक तरफ आग थोड़ी सी काबू में आती, पानी के पाइप का रुख दूसरी तरफ घूमता कि आग फिर से भड़क जाती। पानी की तेज और ऊंची धार भी आसमान छूने की कोशिश कर रही लपटों के सामने बौनी सी थी। कई घंटों की कोशिशों के बाद एक तरफ आग थोड़ी धीमी हुई, लपटें थोड़ी सी कम हुई, लेकिन आग की भयावहता जमीन पर फैले पानी और ऊंची लपटों में दिखाई दे रही थी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि आग ने सब कुछ खाक कर दिया है। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी में लगी आग। बंद पड़ी दुकान में आग लगी। आग की वजह से दुकान जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में आप आग की भयावह लपटों को देख सकते हैं। धुआं बाहर निकल रहा है, अंदर आग की लपटें नजर आ रही हैं और यहां इस आग के चलते ये जो दुकान थी वो जलकर खाक हो गई। लाखों का सामान इस दुकान के अंदर रखा हुआ था, वो भी आग में जलकर स्वाहा हो गया। काफी नुकसान यहां पर हुआ है और ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से यहां पर आग लगी और आग फैलती चली गई। जयपुर की बात करते हैं, जहां के नाहरगढ़ लॉयन सफारी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पर्यटकों से भरी बस में आग लग गई, क्योंकि बाहर शेर था और बस के अंदर चिंगारी। तस्वीरों में देखिए, जंगल में सफारी कराने वाली बस धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते पूरी बस को आग की लपटों ने अपने आगोश में ले लिया। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि हादसे के वक्त बस में करीब 15 सैलानी सवार थे। तभी शॉर्ट सर्किट के चलते बस में चिंगारी भड़क गई। पर्यटकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस के ड्राइवर ने सैलानियों को बस से उतारने की जगह वन विभाग की टीम का इंतजार किया, क्योंकि हादसे के वक्त बाहर शेर घूम रहे थे। ऐसे में सैलानियों की जान अटक गई, लेकिन टीम के पहुंचते ही सभी सैलानियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं यूपी के मिर्जापुर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। यहां धर्म परिवर्तन कर शादी करने का विरोध करने पर एक लड़की का ब्लेड से गला रेत दिया। हमले से युवती बुरी तरह से घायल हो गई। अस्पताल में अभी भी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है, जिसके विरोध में शहर के कई इलाकों में लोगों में भारी गुस्सा है। हिंदू समुदाय के लोगों ने जगह जगह रैली कर घटना का विरोध किया है। आरोपी के पोस्टर और हाथों में मशाल लेकर लोगों ने आरोपी को फांसी दो के नारे भी लगाए। ये घटना बीती 5 दिसंबर की बताई जा रही है, जहां युवती ने धर्म परिवर्तन कर शादी से मना कर दिया तो घर में घुसकर उसके गले पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। यूपी के मुरादाबाद में एक युवक की सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिवार वालों का सड़क से लेकर अस्पताल तक जोरदार हंगामा देखने को मिला। सड़क पर मृतक का शव रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल था। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था और महिला बेटे की मौत के गम में डूबी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करती रही। वहीं दूसरी तरफ युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने अस्पताल के अंदर
जमकर हंगामा किया। विरोध को देखते हुए अस्पताल के स्टाफ ने दरवाजे बंद कर लिए। यह घटना मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के है, जहां 5 हमलावरों ने उधारी के पैसे न मिलने पर पहले युवक को गोली मारी, फिर ईंट से कूचकर उसकी हत्या कर दी। मृतक ग्रेजुएशन का छात्र था, साथ ही बिजली विभाग में संविदा पर नौकरी भी करता था। वहीं पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की पहचान में जुटी है। और अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां एक शातिर चोर दिन दहाड़े स्कूटी ले उड़ा। घटना डालीगंज इलाके की है। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चोरी के सामने आए वीडियो में शातिर चोर इतना कॉन्फिडेंट दिखा कि कोई भी ये मान बैठे कि ये चोर नहीं बल्कि स्कूटी उसी की है और वो अपनी स्कूटी को ही लेकर जा रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ के डालीगंज बाजार की हैं। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य है और दुकान के पास सफेद रंग की स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है। इस बीच स्क्रीन पर स्कूटी के पास कोई आता नजर आता है। पहले उसके पैर दिखाई पड़ते हैं, फिर शख्स की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। सफेद रंग की जैकेट पहने हुआ शख्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूटी के पास आता है, चाबी लगाता है, एक्सीलेटर देता है और स्कूटी लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये चोर है और ये स्कूटी चुरा करके ले जा रहा है। जिस तरह से ये स्कूटी के पास आता है, उसे लेकर चला जाता है, उससे तो कोई भी एक बार की धोखा खा जाए और ये मान बैठे कि भाई वो तो अपनी ही स्कूटी को लेकर जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रेनी विमान लैंड करते वक्त 33 किलोवाट हाई वोल्टेज लाइन से टकरा गया और फिर प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में प्लेन पर सवार ट्रेनर पायलट अजित एंथोनी और ट्रेनी पायलट अशोक छावड़ा घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रेडबर्ड एविएशन कंपनी के ट्रेनी विमान ने सुखतरा हवाई अड्डे से उड़ान भरी। लैंडिंग के वक्त प्लेन के पंख बादल पार सब स्टेशन की 33 केवी लाइन से टकरा गए। तार से भिड़ते ही जोरदार धमाका हुआ और लहराता हुआ प्लेन खेत में जा गिरा। हादसे में बिजली लाइन कट गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रेनी पायलट विमान को खेत में लैंड कराना चाहते थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। बड़ी खबर का रुख करें। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इस चर्चा की शुरुआत दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, जिसमें एसआईआर सहित इसके सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। तो वहीं राज्यसभा में बुधवार और गुरुवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद अब नए मुद्दे पर आज बहस होगी। देश के 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर सियासी पारा पहले से ही हाई है, लेकिन अब लोकसभा में भी ये मुद्दा आज उठाया जाएगा और चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा 2 दिन चलेगी। दोपहर 12 बजे आज इस चर्चा की शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत करेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। खास बात यह है कि एसआईआर समेत सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में चर्चा होने के बाद राज्यसभा में बुधवार और गुरुवार को इस पर चर्चा होगी। और अब बढ़ते हैं आगे। तो वंदे मातरम को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार वंदे मातरम को लेकर देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं जयपुर का मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। जयपुर के मुस्लिम समाज की माने तो वो वंदे मातरम का सम्मान तो करेंगे, लेकिन इसकी अनिवार्यता को मंजूर नहीं करेंगे। उनके मुताबिक वंदे मातरम इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि भाई इसको मैंडेटरी करो। तो हम बात जब देखी जाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 के तहत चैलेंज किया जाएगा, आर्टिकल 32 रिट के तहत किया जाएगा चैलेंज। संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम गीत पर घंटों चर्चा हुई, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज पर देखने को मिला। वंदे मातरम कहने पर वो रेस्पेक्ट जरूर करता है, उसको खड़ा हो जाएगा वो शांति के साथ, लेकिन गाएंगे नहीं हम। मुस्लिम समाज का आरोप है कि वंदे मातरम को लेकर सरकार सियासत कर रही है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है।
इसको एक सियासी मुद्दा बना करके कि यहाँ इस मुल्क में दो अलग अलग समुदाय हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस मुल्क को बांटने की योजना है इन लोगों की। बता दें कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार जगह जगह कार्यक्रम कर रही है, जिसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है कि बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी। आखिरी सांस तक कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा। किसी भी अथॉरिटी को असम से नोटिस भेजने का हक नहीं। राजनीतिक फायदे के लिए एसआईआर हो रहा है। एसआईआर को पूरा होने में 2 साल का वक्त लगता है। সেই টার্গেটটাও আমরা আস্তে আস্তে করব, কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফান্ড বন্ধ করে দিয়েছে। এটা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে, এমন একটা সময় চুজ করা হয়েছে যাতে ডেভেলপমেন্টটা স্টপ হয়ে যায়। যারা ভোট দেয়নি বিহারের ইলেকশনে, তাদের তো এখানে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, তাদের নাম কেন বাদ যাবে? সে আমাকেই দিক বা অন্যকেই দিক, সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার, এবং আমরা সেটা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদও করেছি। ডিটেনশন ক্যাম্পে ওখানে প্রায়, আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা তো এখন মানুষকে স্ক্রোল করার নেটওয়ার্ক হয়েছে, এর মধ্যে ভালো জিনিস নেই তা আমি বলবো না, নিশ্চয়ই আছে, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পার্টি টাকা দিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচা করে। और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होनी है सुबह 9:30 बजे। ये बैठक होनी है। पीएम मोदी जहां सांसदों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, और ये बैठक सुबह 9:30 बजे होनी है। यूपी के जालौन की बात करते हैं, जहां कुछ दिन पहले एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया था। अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर पुलिस विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। शुक्रवार को थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। अब इस मामले में एक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जो शुरुआत से ही संदिग्ध लग रही थी। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा और थाना प्रभारी के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, जो मौत की वजह बनी। दोनों पहले एक ही थाने में थे, बाद में अलग अलग थानों में पोस्टिंग हो गई, लेकिन मीनाक्षी का अरुण के कमरे पर आना जाना बना रहता था। घटना के बाद मीनाक्षी शर्मा घर के अंदर से चीखती हुई बाहर निकली थी और अधिकारियों के सामने पूरी कहानी बताई थी। जांच में पता चला कि महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा 9:15 पर थाना प्रभारी के आवास पर पहुंची थी और इसके 3 मिनट बाद ही चीखती हुई घर से बाहर निकल गई और फिर फरार हो गई। जांच में पता चला कि 1 साल से मीनाक्षी शर्मा थाना प्रभारी अरुण कुमार राय के संपर्क में थी और इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। कहा जा रहा है कि मीनाक्षी शर्मा थाना प्रभारी अरुण कुमार राय को ब्लैकमेल करती थी और पैसों की डिमांड भी, जिसके चलते अरुण कुमार राय ने सुसाइड कर लिया। लखनऊ की बात करते हैं, जहां लिव इन में रहने वाली महिला पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि जिसके साथ वो 10 साल से रह रही थी, उसी की उसने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया है। देवरिया के रहने वाले सूर्य प्रताप सिंह एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे, जो लखनऊ के सलारगंज इलाके में रहते थे। सूर्य प्रताप सिंह के साथ उनकी महिला साथी रत्ना भी रहती थी। रत्ना भी देवरिया की रहने वाली है, जिसके पति की मौत हो चुकी है और 2 बेटियां हैं। रत्ना अपनी दोनों बेटियों के साथ सूर्य प्रताप सिंह के साथ रहती थी। पुलिस ने बताया कि सूर्य प्रताप सिंह और रत्ना के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, और जब सूर्य प्रताप सिंह रात को सोने चले गए, तभी रत्ना ने चाकू मार दिया। जांच में पता चला कि सूर्य प्रताप सिंह और रत्ना पिछले 10 साल से लिव इन में रह रहे थे। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों में आए दिन झगड़ा होता था, लेकिन इसका अंजाम ऐसा होगा, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। लोकसभा में कल वंदे मातरम पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लोकसभा में उनका संबोधन 55 मिनट का रहा। प्रधानमंत्री के संबोधन में जितना जिक्र अंग्रेजों की क्रूरता का रहा, उतना ही जिक्र कांग्रेस की नीतियों का भी था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था।
पीएम ने न सिर्फ आपातकाल का जिक्र किया बल्कि संविधान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को तोड़ दिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। पीएम ने अपने भाषण में कई बार नेहरू का जिक्र किया। हालांकि उनके संबोधन के दौरान लोकसभा में न तो राहुल गांधी मौजूद थे और न ही प्रियंका गांधी। वंदे मातरम पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रगीत पर बहस कराने को लेकर भी सरकार को घेरा और नेहरू को लेकर भी पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार वर्तमान और भविष्य की तरफ नहीं देखना चाहती, बल्कि देश के नायकों पर नए आरोप लादना चाहती है। हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नेहरू वाले बयान पर भी पलटवार किया। और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। प्रियंका ने कहा कि नेहरू पर जितना बोलना है सरकार एक बार में बोल ले, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा जरूर कराएं, क्योंकि आज देश के लिए यही बड़े मुद्दे हैं। वंदे मातरम पर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने लोकसभा में पक्ष रखा। उन्होंने वंदे मातरम के योगदान पर भी चर्चा की। इसके साथ ही बार बार नेहरू का नाम लेने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार भी किया। गोगोई ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, पंडित नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकती। जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने आजादी के आंदोलन में भी भाग नहीं लिया। जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहाँ थे? कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले बीजेपी के पूर्वजों ने 52 साल तक ना तो तिरंगे का सम्मान किया और ना ही राष्ट्रगान गाया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरा। कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने ना तो आजादी के पहले वंदे मातरम गाया और ना ही बाद में, बल्कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह ही सियासत करती है। ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे? सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दरारवादी बताया। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाना नहीं है, उसे निभाना भी जरूरी है। लोकसभा में जब पीएम मोदी वंदे मातरम पर बोल रहे थे, तब उनके एक शब्द को लेकर विवाद भी हो गया। दरअसल पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कह दिया था, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र।
टीएमसी के सांसदों का तर्क था कि बंगाल में दादा बड़े भाई को कहते हैं, ऐसे में बंकिम चंद्र चटर्जी को दादा कहना ठीक नहीं। हालांकि जब विपक्ष ने टोका तो प्रधानमंत्री ने अपने शब्द वापस लिए और बंकिम दा की जगह बंकिम बाबू कहा। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब टीएमसी सांसद काकोली घोष इस चर्चा में शामिल हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान का आरोप लगा दिया। बंद पड़े घरों को अक्सर चोर निशाना बनाया करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की डलहौजी में ये काम एक भालू ने किया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। भालू को पता था कि घर में घुसने के लिए दरवाजा बंद होगा, इसीलिए वो खिड़की के पास आ गया। कई बार जोर लगाने के बाद आखिरकार भालू ने खिड़की तोड़ दी। खिड़की तोड़ने के बाद भालू सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता नजर आया, मानो कह रहा था जो करना है कर लेना। धीरे धीरे भालू ने खिड़की को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसका हिस्सा बाहर की तरफ फेंक दिया। खिड़की टूटने के बाद भालू घर के अंदर घुसा और 2 मिनट के बाद जब खिड़की के रास्ते बाहर निकला तो उसके मुंह में कुछ सामान था। देखने में ऐसा लगा कि भालू खाने के सामान की तलाश में घर के अंदर घुसा था और अपने मिशन में सफल भी हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिगो संकट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। नागरिक उड्डयन मंत्री आज लोकसभा में जवाब देंगे। राम मोहन नायडू दोपहर 12 बजे आज लोकसभा में इंडिगो संकट को लेकर अपना जवाब देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।